Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 17 मई 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जमाइका को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब 2016 से पहले ऑब्वियस सी बात है चर्चा में होगा, उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया जो ग्रीज लाइटनिंग 10 है यानी जो GL10 है ये क्या है, ये न्यूज़ में देखने को मिला था। तो आपको बताना एग्जैक्टली GL10 है क्या। ऑप्शन ए बोलता है क्या ये एक इलेक्ट्रिक पेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया था। ऑप्शन बी बोलता है सोलर पावर 2 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको जापान ने डिज़ाइन किया है। ऑप्शन सी बोलता है एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी बोलता है क्या ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जिसको इसरो ने डिज़ाइन किया है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, वहाँ पर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वेट करो, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है और इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में चर्चा की जा रही है। कल हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, इनफैक्ट एक एडिटोरियल डिस्कस किया था लुम्बिनी को लेकर, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि लुम्बिनी जो कि नेपाल के अंदर स्थित है, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अब कल बुद्ध पूर्णिमा भी थी, तो इस अवसर पर जो हमारे पीएम मोदी हैं वो नेपाल को विजिट किए, उसी को लेकर ये आर्टिकल मेंशन करता है कि हाँ इस विजिट पर क्या क्या हुआ। तो इस विजिट के दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ने काफ़ी सारी बातें बोली हैं, जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दोनों कंट्रीज़ के फेथ और ट्रेडिशंस के बीच में काफ़ी सारी कॉमनलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, ये यहाँ पर पीएम मोदी मेंशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि देखो दोनों कंट्रीज़ में इतने सारे कॉमन चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं कि जो राम मंदिर है इससे इंडिया के अंदर आपको खुशी देखने को मिलेगी, इंडिया के साथ साथ नेपाल भी इक्वली हैप्पी देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो नेपाल की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि देखो नेपाल की जो विज़िट की गई है ये कोई पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं थी, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो विज़िट है वो पीएम मोदी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देती है, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। दैट इज़ वाई यहाँ पर इन्होंने नेपाल को विज़िट किया है। उसके बाद ये बोलते हैं कि देखो इंडिया नेपाल के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, इंडिया नेपाल के रिलेशंस इतने ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत पुराने हैं हिमालयाज़ की तरह, ऐसा यहाँ पर ये बोलते हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पे आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया कि देखो अब पीएम मोदी लुम्बिनी पहुँचे, लुम्बिनी में जाके जो माया देवी टेम्पल है, माया देवी टेम्पल वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। अब वो वर्शिप करने के बाद में यहाँ पे बोला गया कि इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का लॉन्च किया है, वो कंस्ट्रक्शन होगा इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज का। ये लुम्बिनी के अंदर यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इसकी यहाँ पर लॉन्चिंग कर दी गई है और ये एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर दुनिया भर की जो भी यहाँ पर पिलग्रिम्स होंगे, जो भी लोग आएंगे, जो भी टूरिस्ट आएंगे, उन सबको यहाँ पर काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं इस आर्टिकल से। आई होप आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब देखो सिर्फ इतना ही आर्टिकल पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आखिरकार रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे जगह पर बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं और एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में वो विवाद का कारण बन जाता है।
और इनफैक्ट अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स में देखें तो अभी के टाइम पर नेपाल के जो पीएम है वो दूसरे हैं, देवबा साहब हैं, लेकिन उनसे पहले केपी शर्मा ओली हुआ करते थे। केपी शर्मा ओली के टाइम पर इंडिया नेपाल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आया कि पीपल टू पीपल रिलेशंस ख़राब हो रहे थे जब केपी शर्मा ओली एज अ प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से। चलो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। अभी यहाँ पे पीएम ने विजिट किया नेपाल को, और इससे पहले कुछ टाइम पहले की बात है, जो नेपाल के पीएम है ये इंडिया के अंदर आए थे। आपको याद होगा जब इंडिया के अंदर आए तो काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया था। नेपाल का मैप देख लेते हैं, आखिरकार इसके बारे में मैंने पिछले महीने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है रिविजन इज़ द की। अगर आप लोग को अच्छे से ये चीज़ें मालूम है तो यहाँ पे 2-4 मिनट वीडियो को स्किप कर दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। वीडियो आज का थोड़ा सा लेंथी भी होने वाला है, मैं आप लोग को पहले बता दूँ, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज एडिटोरियल्स भी बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसा हम लोग रोज़ाना करते हैं, बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बिल्कुल डीपली बन जाता है, खासकर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इस वजह से मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करता हुआ चलूँगा। आप लोग को जो चीज़ें पता हैं आप लोग थोड़ा सा स्किप कर देना, आगे आ जाना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा। नेपाल के मैप को थोड़ा सा जूम करोगे तो इस प्रकार से नज़र आएगा। नेपाल की टेरिटरी को जब आप देखते हो तो यहाँ पर जो 3 साइड से बाउंड्री है वो यहाँ पर इंडिया के साथ में शेयर करता है और एक साइड से चाइना के साइड में शेयर करता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊँगा। अब होता क्या है, रिसेंट डेज़ में जो नेपाल के पीएम हैं ये इंडिया आते हैं। इंडिया आए तो काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर फोकस किया। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर 35 किलोमीटर का जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन है, जो कि जयनगर जो बिहार के अंदर है और नेपाल के अंदर कुर्था है, दोनों को लिंक करेगा, ठीक है, इसको लॉन्च किया। यानी कि कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी रिसेंट डेज़ में। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉरिडोर को लेकर काम किया गया। इंडिया ने यहाँ पर सोलिव कॉरिडोर करके कॉरिडोर है, ये 90 किलोमीटर का, ये यहाँ पर अभी नेपाल को हैंडओवर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक फोकस आपको ये भी देखने को मिलेगा, नेपाल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को भी परचेज़ कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी को नेपाल में प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे भारत मदद कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया का जो रुपे कार्ड है इसको नेपाल के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि आपके पास में अगर रुपे कार्ड है तो आप लोग नेपाल में उसका यूज़ कर पाओगे। प्लस नेपाल चौथा कंट्री बना है भूटान, सिंगापुर, यूएई के बाद में जहाँ पे रुपे कार्ड लाइव हो चुका है। ठीक है, तो भूटान, सिंगापुर, यूएई, ध्यान रखना ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी इंडिया का रुपे कार्ड वर्क कर रहा है। नेपाल यहाँ पे चौथा देश बना है जहाँ पे रुपे कार्ड को अभी लाइव कर दिया गया है। फिर साथ ही साथ नेपाल ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया। वो अग्रीमेंट क्या था कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको बनाया गया है भारत और फ्रांस के थ्रू मिलकर, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ, आगे आते हैं आप। फिर उसके बाद और क्या चर्चा की गई, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चर्चा की गई। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता भी है और आगे भी करेगा इंडिया नेपाल के पावर सेक्टर के अंदर में। तो नेपाल का जो ये पावर सेक्टर यानी कि जो बिजली का उत्पादन यहाँ पे नेपाल कर रहा है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। और इसमें आप देख पाओगे नेपाल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है क्योंकि भारत नेपाल से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी को परचेज भी कर लेता है। क्लियर हुआ। तो नेपाल ने यहाँ पर अभी रिसेंट डेज़ में डिसाइड किया कि हम लोग यानी कि जो उनकी सरप्लस पावर होगी वो यहाँ पर इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे। क्लियर हो गया, ये सारी बातें हो गई। फिर उसके बाद अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक मेन इशू आता है वो है बॉर्डर इशू। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन को लेकर एक इशू होता है। इंडिया और चाइना के बीच में अक्साई चीन वाले रीजन को लेकर, अक्साई चीन के अलावा भी आपको और भी जगह देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर बॉर्डर पर विवाद रहता है। उसी प्रकार से नेपाल और भारत के बीच में यहाँ पर एक बॉर्डर इशू क्रिएट हुआ, जिसके बाद से रिलेशंस थोड़े से ख़राब हुए। अब उस बॉर्डर इश्यूज़ को ठीक करने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। ठीक है, वो बॉर्डर इशू क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। या आप लोग मैप देखोगे इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो हमें मैप देखना है वो हमें यहाँ पर देखना है। ये आपको इंडिया देखने को मिलेगा इधर और ऊपर नेपाल देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया नेपाल का जो 3 साइड का हिस्सा है वो इंडिया के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। अब ये जो 2 मैप हैं यानी कि नेपाली वर्जन और ओरिजिनल वर्जन, इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से देखना। यहाँ पे ये ओरिजिनल वर्जन है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। इस ओरिजिनल वर्जन के मैप को जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ठीक है, ये नेपाल हो गया, जहाँ पे मैं ओरिजिनल वर्जन को कलर कर दे रहा हूँ, ये नेपाल हो गया, इधर इंडिया हो गया। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने अभी कलर किया है, ये इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन नेपाल ने किया साल 2019 में नेपाल ने अपना एक नेपाली वर्जन का मैप लॉन्च कर दिया और उस मैप के अंदर बोला
कि जो ये टेरिटरी है जो मैंने अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी, ये वाली, ये इंडिया की नहीं है, ये हमारी है। लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये आपको पता होगा, ये 3 जगह ऐसी हैं जिसको डिस्प्यूटेड रीजन बोला जाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इन्होंने यहाँ पर ऐसा मैप लॉन्च कर दिया जहाँ पे ये जो हिस्सा है ये अपने कंट्री की टेरिटरी के अंदर में दिखा दिया। तो इसके बाद यहाँ पर रिलेशंस जो है वो काफ़ी ख़राब होते हुए नजर आए। अब इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में जब आप लोगों को मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखना होगा या फिर कोई भी किताब से जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूँ। साथ ही साथ जब ऑब्वियस सी बात है टॉपिक को कवर क्या है तो डिटेल से यहाँ पर बिल्कुल एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर चर्चा की गई है, देखो नेपाल हमेशा से हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक बेसिस पर इंडिया क्या एक बहुत लंबे समय से एक पार्टनर रहा है। इंडिया नेपाल दोनों मिलकर काफ़ी सारे सिमिलर टाइज को शेयर करते हैं हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को लेकर, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं इंडिया के वो नेपाल में देखने को मिल जाएंगे। इंडिया नेपाल के बीच में बहुत सारी मैरिजेस यानी शादीज़ वगैरह देखने को मिल जाती है, फैमिली टाइज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 हुई थी, ठीक है, जिसके बेसिस पर यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप होते हुए नजर आए। फिर व्यापार के मामले में बात करें तो देखो इंडिया नेपाल का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको देखने को मिलेगा। अब ये किस बेसिस पर है, देखो ज़्यादा कुछ व्यापार होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भारत है उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रखा है नेपाल के अंदर में और रेगुलर बेसिस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते भी रहते हैं। फिर कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के ऊपर लगातार दोनों देश फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक रेल ट्रैक को चलाया जाएगा। वो रेल ट्रैक काठमांडू से, यानी काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है और इंडिया के अंदर जो रक्सौल है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करें तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास होता है सूर्य किरण नाम का, ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोनों देश साल 2011 से हर साल ये अभ्यास कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपको पता होगा हमारी आर्मी के अंदर में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो उसमें गोरखा रेजिमेंट भी है। तो गोरखा रेजिमेंट जो है हमारी इंडियन आर्मी की, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, यहाँ पे जो भर्ती की जाती है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे नेपाल के नेपालीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? अब ये तो हो गए रिलेशंस कि कहाँ पर अच्छी तरीके से स्टैंड करते हैं। दिक्कत कहाँ पर है वो मैंने आपको समझा दिया। प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, लोन वगैरह है, ये केपी शर्मा ओली के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था नेपाल के अंदर। अभी आप देख पाओगे थोड़ा बहुत सिचुएशन सही है और इंडिया नेपाल के रिलेशंस वापस से इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद एक दूसरा इशू देखने को मिल गया था, वो कौन सा था? ये बॉर्डर डिस्प्यूट था। बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर एक और बड़ा विवाद है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसको मैं ऑलरेडी आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक टॉपिक को लेकर आपको एक प्रॉपर एनालिसिस 360 डिग्री के अंदर सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर देना। एक सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोगों को कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता यार, ज़रा सा टाइम लगता है, 1 सेकंड लगेगा। आपने इतना सुन लिया, फटाफट दबा दो बटन। चलो अब यहाँ पे ये 2 आर्टिकल हैं। चलो पहले हम कौन सा डिस्कस करते हैं, पहले इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि जो एंडोसल्फान ट्रेजेडी हुई थी केरला के अंदर में, इसको लेकर केरला ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जो एंडोसल्फान विक्टिम्स हैं, एंडोसल्फान क्या है, ये पूरी ट्रेजेडी क्या थी, मैं आप लोग को थोड़ी देर में समझाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया और केरला सरकार को यहाँ पर फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि भाई आपने क्यों नहीं किया एंडोसल्फान के ट्रेजेडी को लेकर कुछ भी। एंडोसल्फान क्या है पहले हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये करंट वाला जो आर्टिकल है वो समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पर बोलते हैं जो करंट आर्टिकल उसको बैकग्राउंड से अच्छे से लिंक कर लिया करो। इस आर्टिकल को आप लोग स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का और हेल्थ का। तो पहली चीज़ तो एंडोसल्फान है क्या? तो एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोराइड इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब कि जो कीटाणु हैं या फिर जो कीड़े हैं उसको मारने का काम करता है। अब ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? तो ये फसलों के अंदर यूज़ किया जाता है। जो हमारी क्रॉप्स होती हैं ना, वहाँ पर इस एंडोसल्फान का यूज़ किया जाता है। एंडोसल्फान को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में, और इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। इसका जो व्यापार होता है ना, वो एक नाम से होता है जिसका नाम है थियोडन। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो थियोडन क्या है ध्यान रखना, ये बेसिकली एक ट्रेड नेम है। एंडोसल्फान का जो व्यापार होता है वो इसी नाम से होता है, थियोडन नाम से।
आगे बढ़ते हैं। अब एंडोसल्फान का यूज़ कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? देखो, एंडोसल्फान का यूज़ किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर, फसलों के ऊपर, उसको छिड़का जाता है। जैसे कॉटन की फसल हो गई, कैश्यू यानी काजू की फसल हो गई, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, इन सब की क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर एंडोसल्फान का यूज़ होता है। जहाँ पे ये काम क्या करता है कि जो कीड़े होते हैं वो कीड़े उन फसल को ना खाएं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए इस एंडोसल्फान का यूज़ किया जाता है। कीड़े कौन से होगा? जैसे कि वाइट फ्लाइज, एफिड, बीटल्स, वॉर्म्स, तो इन सब को मारने का काम करता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ इतना ही काम है एंडोसल्फान का? देखो, काम तो इतना ही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत बुरा पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर भी, साथ ही साथ लोगों की हेल्थ के ऊपर भी। सबसे पहली चीज़, एंडोसल्फान का इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? देखो, एनवायरमेंट के ऊपर ये इम्पैक्ट है कि आपने फसल के ऊपर इस एंडोसल्फान का छिड़काव कर दिया और फिर उसकी मदद से या फिर उसके माध्यम से आप कह सकते हो क्या हुआ, वो फूड चेन के अंदर आ गया। यानी कि वो फसल आपकी थाली पर आनी है एक ना एक दिन, तो क्या होगा, वो फूड चेन के अंदर आ गया तो आपके बॉडी के पास में पहुंच जाएगा। अब बॉडी के अंदर जैसे ये जाता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसी क्रिएट होती हैं? तो ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। बीमारियां जैसे कि फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, यानी कि जो शरीर है एक तरीके से वो, मतलब आप कह सकते हो कि फिजिकली यहाँ पर एक्टिव नहीं देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर बॉडी के अंदर काफ़ी सारे जो शेप्स हैं वो बदल जाते हैं, प्लस कैंसर, बर्थ डिसऑर्डर, उसके बाद यहाँ पर ब्रेन के अंदर डैमेज देखने को मिलता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है एंडोसल्फान। इसी वजह से एंडोसल्फान के ऊपर एक प्रॉपर बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एंडोसल्फान की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, यूज़, एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट था इसका हेल्थ के ऊपर। इसी वजह से 2015 में बैन लगाया गया। और केरला के अंदर मिड 90s के आसपास यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी खेती, या फिर खेती कर रहा हूँ, खेती के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से केरला के अंदर में एक एंडोसल्फान ट्रेजेडी क्रिएट हो गई थी। लोगों के अंदर ये बीमारियाँ डेवलप हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर केरला सरकार को बोला गया था कि आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए पर विक्टिम को देना है। ये जजमेंट 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था, एक टॉप कोर्ट का, कि भाई यहाँ पर केरला सरकार कैसे मदद कर सकती है लोगों की इस प्रकार से मदद करनी है कि जो भी विक्टिम्स थे, जिन्होंने भी यहाँ पर एंडोसल्फान ट्रेजेडी को फेस किया है, उन हर एक विक्टिम को 5 लाख रुपए मिलने चाहिए और 3 महीने के अंदर अंदर ये कवर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर वो पेमेंट नहीं किया गया है, या फिर ये केरला सरकार ने कंपनसेशन या मुआवजा नहीं दिया है। अभी तक 5 साल हो चुके हैं, लगभग यहाँ पर बोला जाता है कि 3704 विक्टिम्स हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 विक्टिम्स को ही ये 5 लाख रुपीज़ मिले हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसी को लेकर काम करने के बारे में चर्चा की जा रही है कि जो केरला की सरकार है उसने अभी तक कुछ नहीं किया इन विक्टिम्स के लिए, तो यहाँ पे उनको ये काम करना होगा। हालांकि ये आर्टिकल आज से 3 महीने पहले जनवरी में भी चर्चा में था, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ पर एक ओवरऑल एनालिसिस मिल चुका है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आर्टिकल पढ़ना इनफ नहीं था, एंडोसल्फान है क्या इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसको बहुत आसान से शब्दों में और इंटरेस्टिंग वे में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखो हो क्या रहा है, मैंने आज से 4 दिन पहले फिनलैंड और स्वीडन के बारे में इस खबर को कवर किया था, लेकिन ये फिर से चर्चा में आया है। लेकिन अब कुछ नई चीज़ ऐड हो चुकी है। अभी तक फिनलैंड तैयार था, फिनलैंड जो कि एक देश है, ये नेटो को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से खड़ा हुआ है। लेकिन अब फिनलैंड के बाद स्वीडन, जो कि उसी के बराबर में एक और देश देखने को मिलेगा, स्वीडन ने भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली कि हाँ, हम लोग भी नेटो का पार्ट बनेंगे। और अभी बोला जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पे विद इन अ वीक क्या हो सकता है, ये दोनों कंट्रीज़ एक एप्लीकेशन डाल दें कि हाँ, हमें नेटो का मेंबर बनना है। और अगर ये एप्लीकेशन डलता है तो इससे दुनिया में एक और बहुत बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में आपको ये डिस्प्यूट देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल सेम डिस्प्यूट ये जो रशिया है वो यहाँ पर वार्निंग दे चुका है फिनलैंड और स्वीडन दोनों को, क्योंकि ये दोनों नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। रशिया नहीं चाहता कि ये दोनों जाकर नेटो को ज्वाइन करें। और ऐसा ही यूक्रेन के साथ था, सेम टू सेम। यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, रशिया लंबे समय से मना कर रहा था कि नेटो को ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। उसके बाद में रशिया ने इस प्रकार से यहाँ पर अटैक किया और यूक्रेन को इन्वेड किया। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। क्यों रशिया ऐसे कर रहा है कि अगर इनको नेटो ज्वाइन करना है तो कर लें, नेटो होता क्या है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी यहाँ पर फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि
हुआ क्या कि दोनों कंट्रीज़ की सरकार ने भैया इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ हम लोग इस अलायंस को ज्वाइन कर लेंगे, इनके प्राइम मिनिस्टर की साइड से कन्फर्मेशन मिल चुका है। इन्होंने बोला इस सप्ताह के अंदर अंदर ये दोनों एप्लीकेशन डाल देंगे नाटो को ज्वाइन करने की। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, कल की बात है, मंडे में यहाँ पे क्या होता है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आता है और वो वार्निंग दे देते हैं कि यहाँ पर मैं एक वार्निंग देता हूँ कि नाटो एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ पर एक्सपेंशन इस प्रकार से हो रहा है और एक मिलिट्री थ्रेट बढ़ेगा और रशिया के पास में अगर अमेरिका अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता हुआ नज़र आएगा तो कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्स बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा यहाँ पर रशिया की तरफ से भी वार्निंग आ चुकी है। और रशिया ने ये सारी बातें कब बोली हैं, एक समिट के दौरान एक मीटिंग कर रहा था रशिया। किसकी है वो मीटिंग? CSTO की। अब आपको एक और नया वर्ड आ गया, हाँ, CSTO की फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर रशिया के थ्रू लीड कराया जाने वाला एक मिलिट्री अलायंस है। जैसे नेटो है ना, इसको लीड करता है अमेरिका, उसी प्रकार से CSTO है। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CST की फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको CSTO के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे यहाँ पर ग्रुपिंग से। क्योंकि हमारे जब GS पेपर 2 का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स करके, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। अब CSTO है क्या? देखो, CSTO भी एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। अब इसके अंदर आपको 6 देश देखने को मिलेंगे। इस पूरे ग्रुपिंग को बनाया गया था, ये वर्किंग में आया 2002 से। हालांकि यहाँ पे बोला गया था इससे पहले एक ट्रीटी वगैरह हो चुकी थी 1992 में, ताशकेंत ट्रीटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। लेकिन 2002 में ये वर्किंग में आया। इसका हेडक्वार्टर यानी CSTO का हेडक्वार्टर आपको रशिया की कैपिटल मॉस्को में देखने को मिलेगा। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है CSTO का वो ये है कि जितने भी 6 देश हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में, इस अलायंस में, उन कंट्रीज़ के बीच में जो शांति है उसको और मजबूत करना। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काम करना, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, उनके बीच में एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये यहाँ पर मेजर फोकस रहता है CSTO का। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इस ग्रुप में देखें तो मैंने आपको बताया 6 कंट्रीज़ है, वो कौन कौन सी हैं? तो जो करंट मेंबर्स हैं वो है अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजिकिस्तान। और मैं आप लोगों को बता दूं CSTO के बारे में भी मैंने आप लोगों को जनवरी में पढ़ाया है। जनवरी में क्यों पढ़ाया? क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर बवाल चल रहा था, आपको याद होगा, पूरी तरह से प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, है ना, इसी चक्कर मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये हो गया यहाँ पर CSTO के बारे में। और उसके बाद CSTO के कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, अफगानिस्तान, सर्बिया, ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अब इनकी मेंबरशिप क्या बोलती है? देखो, जैसे नेटो का फंडा है ना, उसी प्रकार से CSTO का फंडा भी है। नेटो जिसके अंदर 30 देश ऑलरेडी हैं, इन 30 देशों का एक फंडा है, वो ये है, इनके यहाँ पर एक आर्टिकल 5 है नेटो का। आर्टिकल 5 ये बोलता है, ये 30 देशों को एक प्रोटेक्शन देता है कि इन 30 देशों में से भी किसी भी दूसरे देश ने अगर इन 30 में से भी किसी एक के ऊपर अटैक कर दिया तो ये 30 के 30 साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये नेटो का आर्टिकल 5 बोलता है। उसी प्रकार का बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे फंडा CSTO का भी है। CSTO की मेंबरशिप का भी मतलब ये है कि जितने भी मेंबर CSTO के अंदर में होंगे वो सब यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और कोई भी अगर इन कंट्रीज़ के प्रति अग्रेशन दिखाएगा तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर उसके अगेंस्ट में अग्रेशन दिखाएंगी। क्लियर हो गया? आपने CSTO के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा इस एनालिसिस के ऊपर हमें आते हैं। पहले तो आप लोग इन दोनों देशों के लोकेशन को देख लो। फिनलैंड है यहाँ पर और स्वीडन है यहाँ पर। ये दोनों बोल रहे हैं मुझे नेटो ज्वाइन करना है, और ये सारी जो कंट्रीज़ है ऑलरेडी यहाँ पर ये नेटो का हिस्सा देखने को मिल जाती हैं। नेटो के अंदर आज के टाइम पर 30 कंट्रीज़ हैं, 30 देश हैं, वो सारे 30 देश ये हैं। यहाँ पे एक साथ 30 देश इसका पार्ट नहीं बने थे, धीरे धीरे बने थे। 1949 में कुछ ये कंट्रीज़ इसका पार्ट बनी, फिर 1952 से लेकर 90 के बीच में ये, इस प्रकार से यहाँ पर ये कंट्रीज़ ऐड होती हुई चली गई नेटो के अंदर में। और नेटो के बारे में आपको पता ही है, जिसको अमेरिका लीड करता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर रशिया हो गया, इधर सब नेटो के पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नेटो के मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अब रशिया क्यों रोक रहा है, रशिया क्यों मना कर रहा है? नेटो का मेंबर बनना चाहते तो बनने दे रशिया। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा है? तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब आप लोग यहाँ पे रशिया को देखते हो तो रशिया एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड के साथ में। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार से आप देख पाओगे नीचे की साइड जो यूक्रेन है, यूक्रेन के साइड में भी, यूक्रेन से भी यहाँ पर जो रशिया है वो एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करता हुआ नज़र आता है ना। अब अगर ये फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन जाएगा, जिस ग्रुप को अमेरिका लीड कर रहा है, तो अमेरिका जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा एनिमी है, ये दोनों आपस में कंट्रीज़ एनिमी आपको देखने को मिलती हैं, तो ये यहाँ पर रशिया की बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। अब रशिया की बॉर्डर पर आकर बैठा, कुछ भी अगर यहाँ पर हलचल होती है,
अगर मान लो यहीं से इधर की साइड से अमेरिका की साइड से कोई अटैक किया जाता है, तो अगर रशिया ज़रा सा भी इसके ऊपर अटैक कर देता है तो मतलब नेटो एक्टिवेट हो गया। ये जो 30-32 कंट्रीज़ अगर हो जाएंगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद में 32 हो जाएंगी, तो ये सब एक्टिवेट हो जाएंगी, सब मिलकर यहाँ पे रशिया के ऊपर अटैक करने लगेंगी। तो इसी चक्कर में रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ये नेटो का हिस्सा बने। आई होप आपको एक क्लैरिटी इस टॉपिक को लेकर मिल चुकी है। अब नेटो क्या है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको जो बातें वो सब प्रोवाइड करवा दी हैं। नेटो की बात करें तो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको बनाया गया था एक ट्रीटी के माध्यम से। इसको हम लोग वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। अप्रैल 1949 में इसको बनाया गया। उसका 30 मेंबर्स हैं करेंट टाइम पर। उसके बाद मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल मेंबर्स है वो सारे बताए गए। ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क। उसके बाद धीरे धीरे और भी मेंबर्स ऐड होते हुए चले गए, जैसे ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, ये सारे देश बाद में ऐड हुए। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है। नेटो का ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको बता ही दिया। 2 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह है कि भाई यहाँ पर दुनिया भर में क्या करना, यहाँ पर अपना रोल मेंटेन करके चलना, प्लस यहाँ पे कुछ भी होता है, कोई भी अटैक करता है तो सारी कंट्रीज मिलकर अटैक करेंगी। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी देश नेटो का हिस्सा देखने को मिलेंगे उन सबसे बोला गया है कि आपस में कंसल्ट करें, कोऑपरेट करें और अपने आपस में मिलकर सिक्योरिटी जो रिलेटेड विवाद हैं उन सब का सोल्यूशन निकालें। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। फिर उसके बाद सेम पेज पर ही एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। कल से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा विवाद में है, आज इसको लेकर कुछ क्लैरिटी आ सकती है। यहाँ पे आपको पता होगा ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है ये काफ़ी चर्चा में, आज से लगभग 5-6 दिन पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। लेकिन अब क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि देखो ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर एक सर्वे चल रहा था। अब उस सर्वे के दौरान बोला यह जा रहा है कि एक शिवलिंग पाया गया है। वो जो शिवलिंग मिला है उस मस्जिद के अंदर में, वो कहाँ से मिला है? वो मिला है वज़ू खाना से। वज़ू खाना यहाँ पे उस मस्जिद के अंदर में एक ऐसी जगह होती है, मतलब मस्जिद के अंदर जो वज़ू खाना है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर नमाज से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, है ना। तो इसी वज़ू खाना के अंदर में जो है वो शिवलिंग मिला। और अब ये जो शिवलिंग मिला उसके बाद में आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस न्यूज़ को कवरेज मिल चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट निकल कर आया है सर्वे वालों की साइड से कि हाँ एक शिवलिंग मिला है। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं, वज़ू खाना के जो लोग हैं, उनका कहना यह है कि देखो यहाँ पर जो केयर टेकर है उस एरिया के, उनका कहना यह है ये देखो एक फाउंटेन का हिस्सा है, ये स्टोन फाउंटेन है, ये यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, ऐसा यहाँ पर उनका कहना है। बट अभी यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग जो सर्वे कर रहे थे, यहाँ पे लॉयर्स का रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनका कहना यह है कि देखो वो शिवलिंग है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो अभी ना एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट होनी है और वो जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो आज सबमिट होगी। अब आज वो रिपोर्ट सबमिट होगी तो हम लोग को कुछ टाइम बाद इसके बारे में सारी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब रिपोर्ट सबमिट होने से पहले अभी देखो कोई भी यहाँ पर एक प्रॉपर ऑफिशियल बेसिस पर डिसीजन आएगा ही नहीं। तो अब इस रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चलेंगी आखिरकार यहाँ पर क्या है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर एक तरीके से बहुत से लोगों के थ्रू कन्फर्मेशन दे दिया गया है कि हाँ वहाँ पे एक तरीके से शिवलिंग है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा सा ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में कवर करते हैं। जब हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में चर्चा करते हैं, आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ आपको ये मस्जिद देखने को मिलता है। बिल्कुल सटी मस्जिद है और यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से विवाद में आपको देखने को मिल जाएगी। बोला जाता है कि देखो यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर को काफ़ी बार तोड़ा गया है। बहुत सारे रूलर के टाइम पे इसको तोड़ा गया, फिर बनाया, तोड़ा, फिर बनाया। लेकिन जो लास्ट टाइम तोड़ा गया था वो लगभग 1699 में मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने यहाँ पर इसको तोड़ दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो बनाई थी। एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये इसका जो फिर बाद में निर्माण हुआ, यानी कि पहले जब तोड़ दिया गया था औरंगज़ेब के थ्रू, लेकिन बाद में जो ये मंदिर बनाए इसमें काफ़ी सारे लोगों का रोल है, जिसमें से यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आपको जो इंदौर की महारानी है अहिल्याबाई होलकर, इनका देखने को मिलता है। तो 1780 में यहाँ पर फिर वापस में इसका निर्माण किया गया और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे देखने को मिला था, जैसा मैंने आप लोग को बता दिया। क्लियर हुआ? अब इसी चीज़ को देखते हुए लंबे समय से यहाँ पर याचिका दायर की गई है। याचिका जब दाखिल की गई तो बोला गया कि भाई देखो इस मंदिर का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका पीछे का यहाँ पे जो वॉल आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर जब आप उस वॉल को एनालाइज करोगे तो वहाँ पे पिलर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे और वो बिल्कुल टेम्पल का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर है। या इमेजेस आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, इमेज मैं लाना भूल गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग उसके बारे में देख सकते हो। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर याचिका जारी करी गई 5 महिलाओं के थ्रू। उनका कहना यह है कि यहाँ पे इस दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी देवी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी पूजा हम लोग करना चाहते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर एक तरीके से इजाज़त मिलनी चाहिए। तो फिर ये जो मुद्दा है पूरा का पूरा चलता है। उसके बाद में जो ये कोर्ट है उसको ऊपर वीडियोग्राफी का एक तरीके से प्रोसेस को लेकर आता है, लेकिन जो वीडियोग्राफी है स्टार्टिंग में इसको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन फिर उसके बाद वीडियोग्राफी होती भी है। नाउ फाइनली आज आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। कल यहाँ पर एक शिवलिंग देखने को मिला है जिसको लेकर एक प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। अब रिपोर्ट जो है आज सबमिट होगी, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर आज के टाइम पर एनालिसिस निकल कर आएगा। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ की सुनवाई करने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। नाउ आपको पता है कल बुद्ध पूर्णिमा थी। अब बुद्ध पूर्णिमा को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के बेसिस पर पूछी जा सकती हैं। अब आप कहोगे कौन से सिलेबस से रिलेट कर पाएंगे, तो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर पाओगे। तो बुद्ध पूर्णिमा को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज पब्लिश हुए भी हैं, तो चलो मैं आपको इसके बारे में कुछ डेटा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया जीएस पेपर 1 से रिलेट कर पाओगे। तो हुआ क्या, अभी पीएम मोदी ने जो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के प्रिंसिपल से इनको रिकॉल किया बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। साथ ही साथ यहाँ पर पीएम मोदी ने नेपाल को विजिट किया इस स्पेशल ओकेजन पर। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेज नंबर 1 पर। अब बात करें बुद्ध पूर्णिमा की, तो बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था, गौतम बुद्धा के बर्थ को मार्क करते हुए यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेशन किया जाता है। गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर थे, और यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग जानते हैं वैसाख के नाम से। 1999 में जो यूएन है, यूएन डेजिग्नेटेड यहाँ पर डेज को बना दिया गया था, और बोला गया यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे आप देख पाओगे इस दिन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म के अंदर, बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर में। तो इसी चक्कर में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक डे को एक यूएन डेजिग्नेटेड डे यहाँ पर मनाया गया। कौन सा डे? वैसाख वाला, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद बोला गया ये जो दिन है ये ट्रिपल ब्लेस्ड डे है। ट्रिपल ब्लेस्ड डे का मतलब आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर आपको 3 चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहली बात, इस दिन पर गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था, गौतम बुद्धा जी ने यहाँ पर एनलाइटमेंट को अटेन किया था, और तीसरा यहाँ पर महापरिनिर्वाण देखने को मिलेगा। यहाँ पे गौतम बुद्धा जी की डेथ भी हुई थी, ठीक है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। उसका जो बुद्ध पूर्णिमा है ये आपको फुल मून नाइट पर आता हुआ नज़र आता है, फुल मून नाइट वाले दिन पर देखने को मिलता है, और इस दिन एक हॉलीडे होता है, प्रॉपर हॉलीडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पर आप देख पाओगे जो भक्त हैं, वो सब यहाँ पर महाबोधि टेम्पल को विजिट करते हैं। महाबोधि टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज के टाइम पर, ये महाबोधि टेम्पल आपको बोध गया यानी बिहार में देखने को मिलता है। तो इस अवसर पर इस टेम्पल को विजिट किया जाता है। ये टेम्पल एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने अपने एनलाइटमेंट को अटेन किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब एनलाइटमेंट को अटेन किया था, स्पिरिचुअलिज्म को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था। फिर उसके बाद में गौतम बुद्ध थे कौन, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। तो गौतम बुद्धा जी का जन्म होता है एज अ सिद्धार्थ गौतम 563 BC में यहाँ पर इनका जन्म होता है लुम्बिनी के अंदर में। और यहाँ पे बोला जाता है कि लुम्बिनी में जन्म हुआ। फिर उसके बाद में गौतम बुद्धा जी ने बोध यानी कि एनलाइटमेंट को अटेन किया एक पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पर? बिहार बोध गया के अंदर में। फिर बुद्धा जी ने यहाँ पर अपनी पहली टीचिंग दी विलेज ऑफ सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास में आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख पाओगे, ये जो इवेंट है यानी जब यहाँ पे पहली टीचिंग दी थी, तो इस इवेंट को हम लोग धम्म चक्र परिवर्तना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद गौतम बुद्धा जी की डेथ होती है एज ऑफ 18 में, तो 80 की यहाँ पर उम्र होती है इनकी, 80 साल की। और ये जो डेथ होती है वो होती है 483 BC में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर। और जो ये डेथ है इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ बोला जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा है हमारे गौतम बुद्धा, तो ये विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से यहाँ पर 8वें अवतार की तरह देखे जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे आते हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लोकेशन देखने के लिए बोला है जो कि डेली बेसिस पर हम लेते हैं। आज जो लोकेशन है वो है जमाइका। अब जमाइका चर्चा में हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ये पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने जमाइका को विजिट किया है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहले भारतीय राष्ट्रपति बने जिन्होंने जमाइका को विजिट किया। अभी तक किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट ने जमाइका को विजिट नहीं किया था।
तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर जमाइका को विज़िट किया और इनकी वाइफ ने भी साथ ही साथ यहाँ पर विज़िट किया। आप देख पाओगे यहाँ पर जो जमाइका के ऑफिशियल लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने यहाँ पर अच्छे से मीटिंग वगैरह करी है। अब ये जो भी यहाँ पर आप देख पाओगे मीटिंग वगैरह हो रही है, ये दोनों मीटिंग की वजह से जमाइका और भारत दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट की विज़िट हुई है जमाइका के अंदर में, ये यहाँ पर हुई है दोनों कंट्रीज़ के 60वें एनिवर्सरी ईयर पर। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश हुए ऑलरेडी 60 साल हो चुके हैं, तो इनकी एनिवर्सरी पर ये विज़िट आपको देखने को मिल जाएगी। और हम चाहते ये हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हुए हैं ये आगे और ज़्यादा मजबूत हो जाएँ। क्लियर हो गया। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जमाइका में 18 मई तक रहने वाले हैं, यानी कि कल तक ये वहाँ पर स्टे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3-4 बार तो चर्चा में आई जाता है हर एक महीने में। यहाँ पे चर्चा की गई है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में। एक बवाल हो गया है। बवाल यह है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो फोर्टिफाइड राइस होता है, फोर्टिफाइड राइस आपको पता होगा, यानी कि एक चावल है, उस चावल के अंदर अलग से बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। मतलब अभी एक चावल है, उसके अंदर इतना पोषण है नहीं, तो बाहर से हम लोग अलग से वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देंगे, तो उसकी जो क्षमता है या फिर उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉडी के लिए वर्क करेगा। अब हुआ क्या यहाँ पर कि भाई इसके अंदर आयरन को भी फोर्टिफाई किया जाता है, यानी कि आयरन को भी मिलाया जाता है। लेकिन बोला यह जा रहा है कि भाई आयरन का ओवरलोड होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि झारखंड के अंदर में यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। अब झारखंड में जो बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सब ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया से, थैलेसीमिया से, ट्यूबरक्लोसिस से। ये कुछ डिजीज़ हैं, इनसे यहाँ पर वो पहले से सफ़र कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत यह है कि इन डिजीज़ से सफ़र करने का मतलब यह है कि उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी आयरन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ये जो फोर्टिफाइड राइस है जिसके अंदर आप आयरन को ऐड कर रहे हो, ये चावल अगर और ज़्यादा दे दिया जाएगा इनको, तो आयरन का कंटेंट बॉडी के अंदर ओवरलोड हो जाएगा, आयरन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए अपने आप में हार्मफुल है, ख़तरनाक है। क्लियर हुआ? तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है जॉइंटली, और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे झारखंड है, जहाँ पे जो फोर्टिफाइड राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग स्कीम के माध्यम से। आपको पता होगा सरकार अलग अलग स्कीम चलाती है, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, राशन आपको मिलता है, पीएम पोषण स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम हो गया। तो अलग अलग स्कीम्स है जिसके माध्यम से आपको ये यहाँ पे चावल और ये राशन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये फोर्टिफाइड राइस भी दिया जाता है। लेकिन बोला गया कि भाई आप इनको इन्फॉर्म करो, इनको एजुकेट करो इसके बारे में कि यहाँ पर जिसके राइस के अंदर आयरन ज़्यादा होगा वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी आयरन ज़्यादा होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं, और अगर ये वाला चावल कंज्यूम कर लेंगे तो इससे यहाँ पर आयरन और ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, उनका इम्यूनिटी लेवल रिड्यूस हो जाएगा, उनके जो ऑर्गन्स है वो काम करने बंद कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बुरे हालात यहाँ पर उनके बॉडी के साथ में हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है। देखो ये तो हमने आर्टिकल पढ़ लिया, करंट एनालिसिस। अब बात करते हैं इसको थोड़े से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करने की। तो जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, भी मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला था, वो दिखा देता हूँ। ये जो इमेज है ये एंडोसल्फान वाली है, ठीक है। अब इमेज मुझे रास्ते में मिल गई तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। एंडोसल्फान में इस प्रकार से यहाँ पर बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं, जो कि केरला के अंदर देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक टॉपिक को एनालाइज करते हैं कि भाई फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होता क्या है। देखो फोर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जानबूझकर चावल के अंदर यानी किसी भी फूड के अंदर, देखो जो फोर्टिफिकेशन है वो किसी भी खाने के अंदर किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन भी हो सकता है और राइस फोर्टिफिकेशन, यानी चावल ऑब्वियस सी बात है वही फूड के अंदर आ गया, तो हम लोग फूड के अंदर फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम आर्टिकल में बात कर रहे हैं वो खासकर चावल की बात कर रहे हैं, राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जानबूझकर आप अपने फूड के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसके कंटेंट को इंक्रीज़ कर दो, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। इससे क्या होगा, जब जानबूझकर कुछ न्यूट्रिशंस ऐड कर दिए जाएंगे तो इससे उस फूड की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और लोगों की जो यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, लोगों के अंदर यहाँ पे कुपोषण वाली चीज़ें देखने को मिल रही है, वो नहीं दिखेंगी। क्लियर हो गया?
तो जो फोर्टिफिकेशन ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, दूसरा होता है बायो फोर्टिफिकेशन और तीसरा होता है होम फोर्टिफिकेशन। अब तीनों के अंदर जो सबसे आसान प्रोसेस है वो 1 और 3 वाला है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन बहुत आसान है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आटा है या कॉर्न मिल है उसके अंदर आराम से ऐड कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स को। और होम फोर्टिफिकेशन आप घर में भी कर सकते हो, जैसे कि कोई आप फूड को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको अलग से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। मान लो विटामिन डी ऐड करना है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि यहाँ पर 92% लोगों के अंदर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लोग आज के टाइम पर इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हैं कि यहाँ पर बिल्कुल विटामिन डी उनके बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एज अ सप्लीमेंट विटामिन डी को ले लेते हैं, तो अपने फूड के अंदर विटामिन डी के ड्रॉप्स डाल दिए, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर लिया। यही तो है फोर्टिफिकेशन की, जानबूझकर एक फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना, ये फोर्टिफिकेशन कहलाता है। अब इन दोनों के बीच में, इंडस्ट्रियल और होम फोर्टिफिकेशन के बीच में आता है एक बायो फोर्टिफिकेशन, जो कि एक कॉमन प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो ब्रीडिंग्स हैं, यानी कि 2 फसलें ली, उनकी ब्रीडिंग करवाई गई। उनकी ब्रीडिंग करवाने के बाद में जो हम लोग को एक नया प्लांट मिलता है वो हमारा एक तरीके से बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। आगे आ जाते हैं। अब ये फोर्टिफिकेशन करा कैसे जाता है, देखो फोर्टिफिकेशन करने के पीछे भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक होता है कोटिंग, भाई ऊपर से कोटिंग कर दी, डस्टिंग कर दी, ये तो बहुत आसान प्रोसेस है। एक होता है एक्सट्रूजन, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रूजन क्या है, देखो एक्सट्रूजन को समझने के लिए ये पिक्चर बहुत शानदार सा है। आपके पास यहाँ पर चावल है, टुकड़े हैं चावल के, यानी टूटे हुए चावल पड़े हुए हैं, तो टूटे हुए चावल को लिया, उसका आटा बना दिया, पीस दिया। अब आटा जब बन गया तो उसके अंदर एक तरफ से पानी डाला, दूसरी तरफ से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले जो कि हमें ऐड करने थे, सबको मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूजन मशीन के अंदर डाला, उसके बाद यहाँ पर इसको हीट किया, गर्म किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक प्रॉपर एक प्रकार से हमारे पास एक फोर्टिफाइड राइस कर्नल मिल जाता है। मतलब कैसा राइस दिखता है तो वो इस प्रकार से आपको चावल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रिशन के कंटेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं राइस फोर्टिफिकेशन के माध्यम से। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब पहले हम लोग अपने एडिटोरियल को देख लेते हैं। आज आपको एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। एक एडिटोरियल ये देखने को मिल जाएगा, ये बात करता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए अगर हम लोग को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर रहे हैं। तो बेसिकली आज दोनों एडिटोरियल बराबर में हैं, दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इनको दोनों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स हैं ऑथर के थ्रू मेंशन किए गए, ठीक है। तो ये एडिटोरियल हो गया। उसके बाद हमारे पास एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट के अंदर बात की गई है ओपन डेफिकेशन के बारे में, यानी कि हम लोग बात करें कि खुले में शौच नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पर खुले में शौच होता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर एक डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। फिर उसके बाद में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा रेपो रेट को लेकर। तो इंडिया के अंदर रेपो रेट की क्या सिचुएशन होती है, रेपो रेट क्या होता है, कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन को कैसे इंपैक्ट करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, वो सारी बातें बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया है, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक आर्टिकल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, सीडीएस के बारे में। कल ही मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, तो यहाँ पर इस वाले का हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो हम लोग अपने डेली जो मेंस का क्वेश्चन लेते हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 17 मई का जो डेली मेंस क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ करेंसी डेप्रिसिएशन। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ा है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर करना है तो यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने करेंसी डेप्रिसिएशन को लेकर, तो आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली करेंसी डेप्रिसिएशन बाय दीपक यादव। तो आपको बताना है करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है, प्लस व्हाट फैक्टर्स कॉज द रूपी टू लूज वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारा रूपी है वो डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर हो जाता है या उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो आपको इसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर बना के आप लोग बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी बार हमने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। अभी 2 दिन पहले डिस्कशन किया था, संडे में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था स्पेशली, तो तब यहाँ पे आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार आप लोग सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख सकते हो। तो 150 शब्दों में लिखना है, 250 में नहीं, 150 शब्दों में लिख कर इसको कहाँ पे पब्लिश करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको पब्लिश करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने एक मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप ओपन होगा, इस पर क्लिक कर देना और मेंस आंसर राइटिंग के ग्रुप में जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आएगा और उस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर ये कॉमेंट लिखा हुआ आएगा, इस पर टैप करोगे वहाँ पर ये दूसरे पेपर पर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप अपनी आंसर शीट को फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको सबमिट करना है। खास बात क्या है, खास बात यह है कि वहाँ पे आपस में एक दूसरे के आंसर को रिव्यू किया जा रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत सारे फालतू के मैसेजेस करने लगते हैं। कल मैंने इसी को लेकर एक वार्निंग सेट की थी कि भाई देखो, आपका जो ये ग्रुप क्रिएट कर रखा है ये सिर्फ पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से कर रखा है, उसके अलावा कोई यहाँ पर बात करने के लिए ग्रुप को बनाया नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपस में पता नहीं कल कौन था, वो उल्टे सीधे मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, उसको ब्लॉक किया गया है। तो देखो, कोई भी अगर उल्टे सीधे मैसेज करता है तो सीधा सीधा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा इस ग्रुप से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यार, ये पढ़ाई के लिए बनाया गया है। आप लोग के इतने कहने पर मैंने मेंस आंसर राइटिंग को स्टार्ट किया था, फिर ये चीज़ें होती तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना, और कुछ भी होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, जैसे यहाँ पर मेरे बाद में नज़र पड़ी थी, क्योंकि मैं जब बाद में देखा तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है ग्रुप के अंदर। तब मैंने जाके यहाँ पर उसको बैन किया। फिर एक दो लोग और थे जिसको बैन किया, फिर मेरे पास स्पेशली मैसेज आए, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। तो देखो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आपका जो फोकस है, ये जो भी आप लोग यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग के अंदर अपने एक आंसर को लिख रहे हो, तो अपने सिर्फ आंसर को लिखो, और आंसर लिखने के बाद में जो भी यहाँ पर एक दूसरे के रिव्यू हैं, ऑनेस्ट रिव्यू दो। उसके बाद यहाँ पर कुछ और फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो वो रिव्यू भी यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो डेली आप बेसिस पर आप देख पाओगे, अच्छा लगता है। डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग आंसर लिखते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं ना, तो मन करता है यार बंद कर दो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना और थोड़ा सा ध्यान रखना इसको लेकर। आगे आते हैं, अब हम लोग अपने एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये लिखा गया है लिगी फिलिप के थ्रू। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑथर हैं। इन ऑथर के बारे में जानना है तो नीचे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर एक चेयर प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास के अंदर में। तो इन्होंने फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऊपर। पहले आपको एक टर्म सीखनी होगी, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्या होता है। एक नया सा टर्म लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर होता है, अगर हम लोग इनके मेजर काम के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के कलेक्शन को लेकर, वाटर को प्योरीफाई करने को लेकर। ठीक है, वाटर का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो ये सारा काम यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग देखता है। अब जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर होता है उसकी जो जॉब है वो यही है कि यहाँ पर कैलकुलेट करना एक डिज़ाइन फ्लो को, ठीक है, डिज़ाइन पॉपुलेशन को। तो ये सारी चीज़ें काम यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर प्योरीफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वाटर के ऊपर ही फोकस किया गया है, क्योंकि वाटर से संबंधित बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर कर। ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं दुनिया भर में जो 80% वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर जो गंदा पानी आपको देखने को मिल जाएगा, ये हमारे इकोसिस्टम में वापस आ जाता है। और ये इकोसिस्टम में वापस आ चुका है, इसको ठीक नहीं किया जा रहा है, इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसको वापस से रीयूजेबल नहीं बना पा रहे हैं। और ये 80% पानी है, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने खुद बोला। और इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर हेल्थ थ्रेट आपको देखने को मिलेगा, लोगों की हेल्थ का सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया कि भाई देखो, अभी क्या है ना, ये गंदा पानी है, इसको लेकर ना ही हमारे पास कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कोई सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, हम लोग उसको प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 70% जो सीवेज, जो ये गंदा वाटर आपको देखने को मिलेगा, ये अनट्रीटेड वाटर, ये इंडियन वाटर बॉडीज़ के अंदर, नदियों में, ठीक है, ये सब वापस से आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की जड़ है। खतरे की जड़ कितनी बड़ा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है कि जो आज के टाइम पर 21% तक 21% जो बीमारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी वो गंदे पानी की वजह से हो रही है इंडिया में। ऐसा खुद वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बताया कि यहाँ पर हर 5 में से जो एक बच्चा है वो अपनी 5 साल की उम्र के अंदर ही यहाँ पर आप कह सकते हो उसकी जान चली जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। वो क्यों होती है डेथ? क्योंकि यहाँ पर पुअर सैनिटेशन है, गंदगी बहुत है, हाइजीनिक कंडीशन, आपको इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा वाटर के ऊपर फोकस तो करना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया। इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया को अचीव करना है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नज़र आएंगे। हमारे पास 17 गोल हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ को अचीव करें। 2030 तक का टारगेट है, जिसमें नो पॉवर्टी,
हंगर को यहाँ पे टैकल करना, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब आप छठा वाला गोल देखते हो, ये छठा गोल बात करता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन को लेकर, कि भाई लोगों को साफ़ पानी मिले। क्या मिल पा रहा है अभी के लिए? नहीं। बहुत सारे लोगों की जान तक जा रही है इस सिचुएशन की वजह से। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, उसको अचीव करना है। उसके अचीवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एसेंशियल चीज़ है, वो क्या है कि भाई आपको नए नए तरीके ढूंढने होंगे कि कैसे गंदे पानी को ट्रीट किया जा सकता है, कैसे गंदे पानी को ठीक किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पानी को प्योरीफाई करने के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसी प्रोसेस के लिए जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियर। और ये बेस्ट सूटेबल लोग हैं जो कि यहाँ पर इस गंदे पानी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि भाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो कार्डर है, ये आपको बहुत लिमिटेड देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। अगर हैं भी तो उनके पास यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह आपको नहीं देखने को मिल जाती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, ये ऑथर ने बोला। अब आप यहाँ पर देख पाओगे एक चीज़ और मेंशन की जा रही है। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे बोला गया, ये जो फील्ड है इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को ठीक करने की। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि आज के टाइम पर जो ये पानी है, इसका क्वालिटी हो गया, ठीक है, इसकी क्वालिटी के ऊपर काम करना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसके मॉनिटरिंग प्रोसेस, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेप्टिक टैंक्स को मैनेज करना, ये सारा काम पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के थ्रू किया जा सकता है। एक गुड क्वालिटी वाटर यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है, एक हाइजीनिक वाटर मेंटेन किया जा सकता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के थ्रू। लेकिन वो पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियर्स हैं, उनकी ही आपको कमी देखने को मिलेगी, उनके ऊपर एक रोक आपको देखने को मिल जाती है। इंडिया के अंदर करंट टाइम पर बात करें, जो सिविल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर एक कोर्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, 1 या 2 कोर्स यहाँ पर बताए गए हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे 1-2 कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, इसको भी एक हिस्सा बना देना चाहिए, इसके ऊपर एक प्रॉपर फोकस करना चाहिए। जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, ये यहाँ पर बेसिकली एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहिए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर एज अ कोर्स आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर ऐड कर दो, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि हाँ भाई, ये बिल्कुल वेस्ट वाटर को हम लोग मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि जो वेस्ट वाटर है ये अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने साल 2024 तक अपना टारगेट रख रखा है। आपको पता है वो टारगेट क्या है? साल 2024 तक जल जीवन मिशन के अंडर में जो गांव वाले घर हैं, हर घर में हम लोग 55 लीटर पानी पहुंचाएंगे, एक टंकी, एक टैप के कनेक्शन के माध्यम से। अब ये काम पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। और इस गोल को बहुत अच्छे से अचीव करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को आज के टाइम पर बढ़ाना, उनको मजबूती देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमें बताया गया, इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, तो इसको कौन लागू करता है? इनको लागू करता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और बाय हेल्थ ऑफिशियल्स के थ्रू यहाँ पे लागू किया जाता है। क्लियर हुआ? अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को जो ठीक किया जाता है वो इनका काम है, ये भी आपको पता चल चुका है। लेकिन जब आप लोग देखोगे विदेशों के अंदर में, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट है यूरोप के अंदर में, जो आप लोग देखोगे तो वहाँ पर एक स्पेशल फोकस दिया जा रहा है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के ऊपर। अलग अलग कंट्रीज़ में जो ये गंदा पानी है और इसको लेकर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो रही है, इस इंजीनियरिंग के ऊपर अलग से फोकस दिया जा रहा है, स्पेशल यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है उन लोगों को, उन इंजीनियर्स को। अब इसी चीज़ को हम लोग यानी इंडियन गवर्नमेंट सीख सकती है, और इस चीज़ को हम अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के लिए हम लोग 2 साल का एक स्ट्रक्चर्ड मास्टर डिग्री प्रोग्राम लेकर आएँ, एक डिप्लोमा प्रोग्राम लेकर आएँ, जहाँ पर उनको सिखाया जाए, क्योंकि ये आवश्यकता है आज के टाइम पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं तो बीमारियाँ ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से बढ़ती हुई नज़र आएंगी। क्लियर हुआ? उसके बाद में यहाँ पे बोला गया जो इंजीनियर हैं ये डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी सॉरी पता नहीं क्या हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर क्या है कि इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पर एक तरीके से इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारी सरकार की। तो सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए। तो एडिटोरियल ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर वो सारे निचोड़ के आपको बता दिए गए। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है भाई देखो, जो ज़्यादातर बीमारियाँ, मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ हैं जो कि वो वाटर रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी।
भाई ज़्यादातर बीमारियाँ पानी से हो रही हैं। आप ठीक कर सकते हो इन बीमारियों को, लेकिन आपको पहले पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी को ठीक करना होगा। उसका एक एडिक्वेट क्वांटिटी मिलनी चाहिए, उसकी एक क्वालिटी मिलनी चाहिए। और भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। हमें एक स्टेप उठाना है, इनको लेकर थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है और यहाँ पे इंडिया ये अच्छा सा काम कर पाएगा। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल है ये लिखा गया है अमर पटनायक साहब के थ्रू। अब अमर पटनायक साहब कौन है? तो यहाँ पर ये हैं एक राज्यसभा के एमपी और ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो तारीफ़ पुल बांधे गए हैं वो ओडिशा की तारीफ़ की गई है। अब ओडिशा की तारीफ़ यहाँ पर की गई है किस चीज़ को लेकर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। जो मैंने आपको दिखाया कि 17 गोल हैं हमारे, उन 17 गोल का एक इंडेक्स तैयार होता है नीति आयोग का। जो आप लोग 2020 और 21 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे, इसका एक इंडेक्स आता है जहाँ पर यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की रैंकिंग दी जाती है, उनको स्कोर दिया जाता है कि किस राज्य ने, किस यूनियन टेरिटरी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया है। उस अचीवमेंट में कौन सा राज्य कितनी आगे निकल चुका है, उसके बेसिस पर उनको स्कोर मिलता है। अगर आप लोग देखो ये जो स्कोर है ये 0 से 100 के बीच में दिया जाता है और ये बताता है कि हाँ भाई वहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब आप लोग इन सब चीज़ों को देखोगे तो इसमें इंडिया काफ़ी लो है। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर स्कोर कर पाएँ 50 पॉइंट्स के ऊपर, आप देख पाओगे, है ना। ये स्कोर किस बेसिस पर दिया जा रहा है कि कौन से स्टेट ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट की तरफ कितना आगे कदम बढ़ाया है ना। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, 17 गोल। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बताया गया कि भाई जब आप लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हो तो इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया का जो स्कोर है वो लगातार कम हुआ है। हम 2 रैंक से और कम हो चुके हैं इस बार। लेकिन जब आप लोग इंडिया में अलग से उस डेटा को एनालाइज करते हो तो यहाँ पर ओडिशा एक स्टेट निकल कर आता है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। ऑथर यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन करते हैं। ऑथर ये मेंशन करते हैं कि भाई देखो इंडिया की रैंक पीछे है, लेकिन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन्होंने काफ़ी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, 7, 11, 12 इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया है। अब ये 6, 7, 11, 12 कौन कौन सा है तो आप लोग देख पाओगे, ये क्लीन वाटर सैनिटेशन का है, क्लीन एनर्जी का है, उसके बाद यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कौन से? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं। अब ऑथर मेंशन करते हैं ओडिशा के बारे में। देखो जब हम लोग बात करते हैं ओडिशा की तो ओडिशा के अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ओडिशा ने यहाँ पे टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में, उनको लागू करने में। जो गोल नंबर 13 और 14 है, गोल नंबर 13 कौन सा है तो आप लोग देख पाओगे वो है क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14 कौन सा है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ओशन के बारे में चर्चा की जा रही है। तो समुद्र के बारे में और क्लाइमेट एक्शन को लेकर यहाँ पर दोनों ही गोल्स के ऊपर ओडिशा ने बहुत अच्छे से काम किया है। और देखो ये बात तो माननी है कि ओडिशा ना क्लाइमेट के मामले में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर है। इनफैक्ट कोई भी चक्रवात, कोई भी तूफान आए तो ओडिशा भाई तैयार है उस तूफान से लड़ने के लिए, उस चक्रवात से लड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है उसी बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर वो साइक्लोन चक्रवात बन रहा है, फिर इन्हीं स्टेट्स को हिट करता है, ओडिशा को भी हिट करता है। लेकिन ओडिशा पिछले कुछ टाइम पे ऐसे प्रिपेयर हो चुका है कि बाहर की कंट्रीज जाती हैं ओडिशा से सीखने के लिए कि हाँ भाई किस प्रकार से उन्होंने अपना मैनेजमेंट सिस्टम लगा रखा है कि हम लोग कैसे साइक्लोन से टैकल करते हैं, ठीक है। तो अब साइक्लोन से डर नहीं लगता ओडिशा को, आराम से यहाँ पर टैकल कर लेता है। तो ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। उसके साथ यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, देखो अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट एक्शन के मामले में तो ओडिशा सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया है। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के मामले में जो आप देखोगे तो ओडिशा का जो स्कोर है वो यहाँ पर 70 पॉइंट्स, यानी स्कोर काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी काम किया। फिर उसके बाद जो लाइफ बिलो वाटर है, यानी कि समुद्र की बात की जाती है। जब हम लोग समुद्र की बात कर रहे हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो मछली वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से ओडिशा ने काम किया है। और जो मैरीन पॉल्यूशन है, यानी कि समुद्र के अंदर जो यहाँ पर गंदगी है, प्रदूषण है, उसको टैकल किया है। और इसके बेसिस पर ओडिशा का स्कोर आपको 82 देखने को मिल जाएगा। तो ओडिशा का स्कोर गोल नंबर 13 और 14 में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। 13 और 14 में ओडिशा ने यहाँ पे झंडे गाड़ दिए, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला जो ओडिशा का इम्प्रूवमेंट है इन दोनों गोल्स के अंदर, वो क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
कि ओडिशा ने इन दोनों चीज़ों के लिए अलग से बजट के ऊपर प्रायोरिटाइजेशन किया, यानी बजट के ऊपर अलग से फोकस किया। इन दोनों एरिया के लिए, इन दोनों सेक्टर के अलग से बजट अनाउंस किया कि भाई यहाँ पर इतना पैसा हम लोग इन दोनों सेक्टर्स के लिए खर्चेंगे। और जो साल 2021 का बजट था, स्टेट बजट, यहाँ पर ओडिशा ने इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेट बजट, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर फोकस किया जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस करेंगे। तो ओडिशा ने इसके लिए अलग से कुछ पैसा अनाउंस किया, अलग से इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्लाइमेट चेंज के अलावा जो हमारा ओशन है, फॉरेस्ट हैं, फिशरीज़ हैं, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है, इन सभी चीज़ों के लिए ओडिशा ने अलग से एक्सपेंडिचर, अलग से खर्चा किया, इसके लिए बजट अनाउंस किया। तो यही यहाँ पर एक रीज़न है जिसकी वजह से ओडिशा इन एरियाज़ के अंदर टॉप करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि साल 2022 की जब हम लोग बात करते हैं तो ओडिशा की सरकार ने अभी भी साल 2022 की, जिसमें हम लोग चल रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पर ओडिशा की सरकार ने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एक सेपरेट बजट, एक अलग से बजट यहाँ पर ऑलरेडी सबमिट कर दिया है कि भाई हम लोग इन गोल्स के ऊपर, तो इन 17 गोल के ऊपर तो अलग से फोकस करने वाले ही हैं, है ना। इनके ऊपर अलग से खर्चा जाएगा पैसा और इन गोल्स को अचीव किया जाएगा। अब जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल रहा है, जो बजट है, ये बेसिकली अब और चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट करेगा। तो स्टेट का कमिटमेंट अब की बार, यानी कि ओडिशा ने यहाँ पर कमिटमेंट लिया है कि अब की बार ये फोकस करने वाले हैं क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, फिर गोल नंबर 10 जहाँ पे इनइक्वालिटी को कम किया जाएगा, फिर गोल नंबर 2 जहाँ पे भुखमरी से लड़ा जाएगा। और इन गोल्स के अंदर यहाँ पे फोकस करके इनके लिए बजट अनाउंस किया गया। ओडिशा सरकार ने यहाँ पर स्कोर किया है लाइफ ऑन लैंड के मामले में 83 पॉइंट्स का। तो आप देख पाओगे ये कुछ पॉइंट्स जहाँ पर स्कोर ओडिशा का काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओडिशा ने इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर में भी अपना जो बजटरी एलोकेशन है वो किया है, फ्लड को मैनेज करने के ऊपर काम किया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर काम किया है। तो ऑथर का कहना यह है कि यहाँ पर जो बाकी सारे स्टेट्स हैं वो यहाँ पर ओडिशा से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब वीडियो भी यहाँ पर ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है। यहाँ पे ये आर्टिकल है रेपो रेट को लेकर। अब अगर मैं कहूँ ये आर्टिकल मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं करूँगा, आप नाराज़ हो जाओगे कि यार रेपो रेट यहाँ पर क्यों नहीं डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन आपको एक काम करना है मेरे लिए, वो यह है कि आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, परसों संडे था, तो परसों 15 तारीख थी, 15 तारीख का न्यूज़पेपर एनालिसिस ओपन कर लेना यूट्यूब पे जाके। तो 15 मई 2022 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन आपको टाइप करना है, आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगा। और उस वीडियो को जैसे आप ओपन करोगे 15 मिनट आगे बढ़ जाना, 15 तारीख का एनालिसिस है, 15 मिनट आगे बढ़ जाना, आपको वहाँ पे रेपो रेट वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। मैंने रेपो रेट समझाया है, वहाँ पर रिवर्स रेपो रेट समझाया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझाई है, उसके बाद CRR समझाया, SLR समझाया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाएं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर उसको विजिट कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, क्योंकि अब जब देखो यार मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो ऑब्वियस ये बात हम लोग डिटेल से समझते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी टाइम कंज्यूम करके, ऑलमोस्ट 20 से लेकर 22 मिनट्स कंज्यूम करके डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आप लोगों को करेंसी डेप्रीसिएशन के बारे में, CRR SLR के बारे में जानना है, तो इनके ऊपर तो अलग से वीडियोज़ अपलोडेड हैं। बस खाली आप इन टॉपिक्स के नाम डालो यूट्यूब पर और बाय दीपक यादव एजुकेशन डालो, है ना, तो आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे, उनके ऊपर अलग से वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लेना, मेरे लिए तो कितना कर ही सकते हो। 15 मई का द हिंदू एनालिसिस ओपन करना, 15 मिनट आगे बढ़ जाना, आपके सामने वो एडिटोरियल्स आ जाएंगे। वहाँ पे मैंने रेपो रेट के बारे में वही बिल्कुल देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट वही सेम चीज़ें हैं, इसी वजह से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ से एक बार कवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी हमें 1-2 आर्टिकल्स और कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बात की गई है SCO के बारे में, जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इनका टेरर मीट हुआ है, मतलब कि आप कह सकते हो कि देखो एक मीटिंग चल रही है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इनके अंदर ही एक ग्रुप आता है SCO रैट के नाम से, यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जो कि आतंकवाद के अगेंस्ट में लड़ने में मदद करता है। तो SCO का जो ये टेरर मीट स्ट्रैट है, यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर में। तो चाइना, पाकिस्तान, रशिया के साइड से जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को स्टार्ट कर दिया है दिल्ली के अंदर में। कल ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर बोला गया, जहाँ पे चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से कंट्रीज़ आतंकवाद से लड़ सकती हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो मीटिंग हो रही है, ये यहाँ पर रशिया ने जब से यूक्रेन को इन्वेड किया है उसके बाद पहली कुछ इस प्रकार की मीटिंग नज़र आ रही है। प्लस यहाँ पे जो चाइना ने LAC पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से अपना कंट्रोल, अपना एग्रेशन दिखाया था, उसके बाद से यहाँ पर ये एक पहली मीटिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पर रशिया और इंडिया, चाइना ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अब मुद्दा यह है कि इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद में हमारे पास 1-2 दिन में सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। अब बात यह आती है कि जो ये SEO रैट है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे, सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स मेंशन है। रैट SEO की बात करते हैं तो यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, आतंकवाद से लड़ने का काम करने का इसका एम है। अब SEO रैट एक परमानेंट बॉडी है SEO की। पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बॉडी है, एक मल्टीलेटरल एसोसिएशन है जो कि मेजर काम करता है अपने देशों के बीच में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का। इस SEO को बनाया गया था 2001 में। जितने भी देश हैं SEO के अंदर वो आपस में फोकस करते हैं कि हम लोग जो भी खतरा है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जो व्यापार है उसको बढ़ावा देंगे, क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका फोकस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, देखो SEO को बनाने से पहले साल 2001 के अंदर SEO के कितने मेंबर्स हुआ करते थे। पहले ये SEO के नाम से जाना ही नहीं जाता था, पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 देश हुआ करते थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, बस ये 5 कंट्रीज़ हुआ करती थी। लेकिन बाद में यहाँ पे और कंट्रीज़ को ऐड किया गया। फिर SEO चार्टर को साइन किया जाता है 2002 में। SEO काम करना स्टार्ट करता है 2003 से। SEO की ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया और चाइनीज़ होती है। फिर SEO के 2 अपने आप में परमानेंट बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। एक SEO सेक्रेटेरिएट आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा, दूसरा ये एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो है रैट वाला, ये आपको ताशकेंत में देखने को मिलेगा। अब SEO के जो यहाँ पे चेयरमैन आपको देखने को मिलते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं। इस बॉडी को कौन चेयर करेगा तो ये रोटेशन वाइज पर चलता रहता है, कभी कोई मेंबर कोई चेयर करता है, कभी कोई चेयर करता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों SEO के मेंबर बने थे साल 2017 में। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे आपको इसके मेंबर्स आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वेट, इनके अलावा भी एक और मेंबर है। पिछले साल आपको पता होगा ईरान को भी यहाँ पर SEO का एक फुल मेंबर बना दिया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल को लेकर भी एक प्रॉपर एनालिसिस मिल चुका है। अब ये जो मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग के अंदर जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आपसे एक क्वेश्चन है OIC के अंदर कितने मेंबर्स हैं आपको बताना है। जो OIC है, OIC ने क्या किया, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रिसेंट मेरी डिलिमिटेशन की एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी गई है, उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में बोला है, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने उसको नकार दिया है। आप लोग यहाँ पर ये भी देख पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये कुछ आर्टिकल्स जो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ एक आर्टिकल ये भी था कि देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की जो पोस्ट होती है, कल मैंने आप लोग को शॉर्ट से समझाया था और वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। CDS, जिसकी हमारे जनरल बिपिन रावत जी यहाँ पर एक CDS ऑफिसर थे। अब क्या हुआ, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद से ये CDS की जो पोजीशन है अभी तक खाली है। तो अभी इसके लिए सरकार जो है डिसाइड क्या कर रही है कि हमें इसके अंदर बदलाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर CDS की पोजीशन के अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो सरकार कुछ चेंजेस करेगी, उसके बाद में वापस से यहाँ पर किसी नए CDS का अपॉइंटमेंट होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? बाकी रेपो रेट को कहाँ से देखना है मैंने आपको बता दिया। फिर एक डेटा पॉइंट आता है हमारे पास। डेटा पॉइंट यह है कि अक्टूबर 2, 2019 की बात है, जितने भी गांव आपको देखने को मिल जाते हैं 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर, तो यहाँ पर इन सबको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था कि यहाँ पर भैया खुले में शौच नहीं हो रहा है। अब क्या होता है, रिसेंटली एक डेटा पब्लिश किया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के थ्रू। इन्होंने बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 स्टेट यानी 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं, मतलब 30 के अंदर राज्य यूनियन टेरिटरी दोनों हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब इनको ओपन डेफिकेशन फ्री बोला तो गया है, लेकिन कुछ रिजल्ट ये बोलते हैं कि अभी भी वहाँ पर डेफिकेशन हो रहा है, यानी खुले में शौच हो रहा है। 25% जो रूरल हाउस होल्ड हैं इंडिया के अंदर में, वो अभी भी यहाँ पर डेफिकेट कर रहे हैं, ओपन में खुले में शौच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही डेटा बताया गया। इसके अंदर जब आप लोग देखोगे तो चार्ट वाइज जब आप बात करोगे, राज्यों के हिसाब से देखोगे तो बिहार टॉप पर है। बिहार के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारा ये ओपन डेफिकेशन हो रहा है, खुले में शौच हो रहा है। सबसे कम आप देख पाओगे यहाँ पर ये स्टेट्स फिर नीचे देखने को मिल जाते हैं, गोवा, मेघालय, फिर उसके बाद इधर केरला, मिज़ोरम, यहाँ पर ये बहुत कम है। क्लियर हो गया? तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स। आई होप आप सब इन सब चीज़ों को लेकर अच्छे से क्लैरिटी ले चुके हो। बाकी एक आधा ट्यूटोरियल और है श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में, इसके बारे में कल ही आप लोगों ने आंसर राइटिंग लिखी है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बकवास हैं, इनके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ यहाँ पर बार बार रिपीटेड यहाँ पर आ रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, मैं यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पर निचोड़ कर न्यूज़पेपर का आपको कवर करवा देता हूँ, तो आपको छूटता नहीं है कुछ भी। तो आप लोग यहाँ पर इनके ऊपर कम फोकस करो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं वो मैं आपके साथ में कवर करता हूँ।
ना उसके बाद यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था 2016 का, भाई ये जो ग्रीस लाइटनिंग 10 है GL10, ये क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको नासा ने टेस्ट किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, इलेक्ट्रिक प्लेन डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड बाय नासा। अब इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।